नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीन। देश की वर्तमान परिस्थितियों पर टीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। इस परिचर्चा में वक्ताओं ने देश में जो गतिविधियां चल रही हैं उनका विश्लेषण किया। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस मौके पर हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि देश में संविधान की ताकत और सम्मान पर किसी तरह का कोई समझौता न हो। हालांकि इस समय देश का जो माहौल है दोस्तों, उसमें संविधान और लोकतंत्र दोनों पर खतरा बढ़ता देखा जा रहा है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने इस खतरे की तरफ देश को आगाह किया तो अब सरकार उसका जवाब सियासी तरीके से दे रही है। आज गणतंत्र दिवस परेड की झांकी में एक झांकी संविधान की भी थी और माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने विपक्ष को जवाब देने के लिए ऐसा किया है। हालांकि विपक्ष इन जवाबों के दबाव में नहीं आ रहा है, उसके सवाल अब भी बरकरार हैं। बल्कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए देशवासियों के लिए एक खास संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह संघवाद को कुचला जा रहा है और अल्पसंख्यकों का जीना मुश्किल हो रहा है। वहीं आज एक खास संदेश मोहन भागवत की तरफ से भी आया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के भिवंडी में झंडा फहराया और इस मौके पर उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर और धर्म की व्याख्या भी की है। आप जानते ही हैं कि आरएसएस ने अपने मुख्यालय में लंबे वक्त तक झंडा नहीं फहराया था और न ही उसने संविधान को मन से स्वीकार किया था, बल्कि आरएसएस का यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अगर बस चले तो आज संविधान बदलकर मनुस्मृति वो लागू कर दे। लेकिन ये विपक्ष की ही ताकत है कि अब भागवत यानी मोहन भागवत गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे पर और तिरंगे का महत्व बता रहे हैं। यानी रिपब्लिक डे क्या है और तिरंगे का कितना महत्व है, यह बता रहे हैं मोहन भागवत। देखिए, समय बदल चुका है। वैसे आज समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एक खास संदेश जनता को दिया है और इस बहाने बीजेपी को भी समझाइश दे दी है। आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने आज महाकुंभ में डुबकी लगाई प्रयागराज में, जिसके बाद पत्रकारों से उन्होंने चर्चा की और चर्चा में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं। और अखिलेश यादव किस तरह संविधान की बात करते हैं, अखिलेश यादव कैसे बीजेपी को सावधान कर रहे हैं। अखिलेश यादव को दरअसल महाकुंभ के बहाने हिंदुत्व को प्रमोट करने में लगी बीजेपी को आज समाजवादी पार्टी ने फिर चेताया है। वहीं आज राहुल गांधी ने भी गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। गणतंत्र दिवस का बधाई संदेश जो है वो दिया है। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, जरा वो भी देख लेते हैं। राहुल गांधी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पे हमेशा चर्चा करते हैं। तबीयत उनकी खराब थी लेकिन अब वो स्वस्थ हो चुके हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के न्याय, स्वाधीनता, समानता और भाईचारे के मूल्यों पर आधारित हमारा संविधान भारतीय गणतंत्र का गौरव है। धर्म, जात, क्षेत्र, भाषा से परे हर भारतीय का सुरक्षा कवच है। इसका सम्मान और रक्षा हम सभी का कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। यहां साफ साफ राहुल गांधी ने अपना संदेश दे दिया है। आपको बता दूं कि कल महू में, जी हां, मध्य प्रदेश में महू वो जगह जहां बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ था, और वहां कल जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली निकाली जाएगी, जिसके लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है और हमारी टीम भी वहां मौजूद है। थोड़ी देर बाद हम कल की क्या तैयारियां हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, जरूर वहां आपको ले चलेंगे। तो कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है महू में और कांग्रेस की तैयारी में बीजेपी परेशान हो रही है। बीजेपी नेता बार बार राहुल गांधी पर हमले कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इन हमलों से रुके बिना अपनी मुहिम में लगी हुई है। इधर दिल्ली चुनाव में भी एक अजीब मामला सामने आया है, जिसमें कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव अधिकारी की तरफ से उसके प्रत्याशी पर हमला हुआ। इस बारे में दिल्ली इकाई के प्रमुख देवेंद्र यादव ने जो कुछ बताया है, ये सुन लेते हैं। रिठाला का मामला है और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चुनाव अधिकारी ही अगर कांग्रेस के प्रत्याशी पर हमला अगर बोलता है तो इसके क्या मायने हैं, जरा सुन लीजिए। देवेंद्र यादव जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। साथियों, कल रिठाला से एक रिपोर्ट आई है जिसमें हमारे कैंडिडेट सुशांत मिश्रा जी ने जब इलेक्शन कमीशन को शिकायत की है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना करते हुए उन्हीं के ऊपर हमला इलेक्शन कमीशन के कुछ जो ऑफिस बेयरर्स हैं जिनके साथ सिक्योरिटी भी थी, उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की है। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरीके की घटना आगे नहीं हो,
इसके लिए हम स्वयं भी इलेक्शन कमीशन में इसकी रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का बर्ताव कल सुशांत मिश्रा जी के साथ, जो उनको चोट लगी, उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, और मैं मानता हूं कि ये हमारे लोकतंत्र के लिए, एक इलेक्शन प्रोसेस के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। मैं इसकी भर्त्सना भी करता हूं और फॉर्मली दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसकी और संज्ञान लेते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकात करेगी और हमारी एआईसीसी की लीडरशिप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस घटना के संज्ञान में लाने का काम करेंगे। थैंक यू। तो सुन रहे थे आप, यहां पर सीधा सीधा कांग्रेस हमला बोल रही है चुनाव आयोग पर। रिठाला से सुशांत मिश्रा कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के, उन पर हमला हुआ और यह हमला चुनाव अधिकारी ने किया है, ऐसा आरोप है, सीधा सीधा आरोप। दिल्ली चुनाव से पहले चुनाव आयोग को फिर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संदेश में भी ऐसे ही खतरों की तरफ इशारा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामना दी है और इस मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश भी जारी किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी के शासन में संविधान पर हमला और संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और असहमति का गला घोटना सरकार की एकमात्र नीति बन गई है। खड़गे ने एक्स पर लिखा है कि संस्थाओं की स्वतंत्रता पर नियंत्रण रखने को एक गुण के रूप में देखा जा रहा है, संघवाद को रोजाना कुचला जा रहा है और विपक्ष शासित राज्यों के अधिकारों में कटौती की जा रही है। सत्तारूढ़ सरकार की दमनकारी प्रवृत्ति के कारण संसद की कार्यप्रणाली में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। खड़गे ने आगे यह भी लिखा है कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है और जो धर्मनिरपेक्ष हैं उन्हें गोएबल्स की शैली वाले दुष्प्रचार के रंग से कलंकित किया जा रहा है। जो धर्मनिरपेक्ष हैं, देख लीजिए, जो धर्मनिरपेक्ष हैं उन्हें गोएबल्स की शैली वाले दुष्प्रचार के रंग से कलंकित किया जा रहा है। यह बात कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। दोस्तों, आप जानते हैं कि गोएबल्स हिटलर का प्रचार मंत्री था। हिटलर आप जानते हैं, एडोल्फ हिटलर, जर्मनी का तानाशाह, द्वितीय वर्ल्ड वार यानी सेकंड वर्ल्ड वार, और सेकंड वर्ल्ड वार को उस परिणति तक ले जाने वाला अगर कोई था तो हिटलर था। और हिटलर का ही प्रचार मंत्री था गोएबल्स, जोसेफ गोएबल्स, जो कहता था कि एक झूठ को 100 बार बोलो या इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे, यानी झूठ को बार बार बोलो, तब तक बोलो जब तक कि वो सच न लगने लगे। और इसी दम पे गोएबल्स ने हिटलर का प्रचार किया और हिटलर आगे बढ़ा और उसके बाद दुनिया जो है वो दूसरे वर्ल्ड वार में, सेकंड वर्ल्ड वार की चपेट में आई। आप सब इसकी कहानी जानते हैं, ज्यादा नहीं बताऊंगा। लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर गोएबल्स का जिक्र कर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जबरदस्त प्रहार किया है। वहीं आज दूसरी तरफ आइए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बात करते हैं। मोहन भागवत ने तिरंगे के बारे में कहा है कि ध्वज फहराने का संदेश यह है, यानी ये तिरंगा फहराने का संदेश यह है कि अगर हमें अपने देश को समृद्ध बनाना है तो हमें भक्ति और ज्ञान के साथ काम करना होगा। जरा गौर से सुनिएगा दोस्तों, कह रहे हैं कि ध्वज फहराने का संदेश यह है कि अगर हमें अपने देश को समृद्ध बनाना है तो हमें भक्ति और ज्ञान के साथ काम करना होगा। हमारे देश के तिरंगे झंडे के केंद्र में धम्म चक्र धर्म है। धर्म का अर्थ पूजा पाठ भी है, लेकिन वही धर्म नहीं है। पूजा करना धर्म का आचरण है। राष्ट्रीय परिस्थिति के अनुसार ये चीजें बदलनी चाहिए और बदलती हैं। तिरंगे पर धम्म चक्र सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, बल्कि एक संदेश है जिसे हमें अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा परिभाषित पारस्परिक सम्मान व सहयोग के मूल्यों का प्रतीक है और राष्ट्र की प्रगति के लिए हमारी साझा जिम्मेदारी की याद दिलाता है। ये कह रहे हैं यहां पर साफ साफ संघ प्रमुख मोहन भागवत। अगर संघ प्रमुख मोहन भागवत का अब बाबा साहब अंबेडकर को याद कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या माना जाए? इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन ने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का जो मुद्दा उठाया और अंबेडकर के अपमान पर अमित शाह से माफी की जो मांग की, उनसे अब बीजेपी घिरा हुआ महसूस कर रही है और अब आरएसएस के कवच से बीजेपी खुद को बचाने की कोशिश में है। लेकिन क्या बीजेपी की यह कोशिश कामयाब होगी या कांग्रेस के आगे पस्त होगी बीजेपी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। आज संविधान को याद करने का दिन है। आज रिपब्लिक डे है। 75 साल पूरे हो गए आज भारत को गणतंत्र हुए।
लेकिन 76वें साल में आज फिर से संविधान की चर्चा क्यों हो रही है? क्या विपक्ष के आगे सरकार झुक गई है या झुक रही है, या विपक्ष ने मोदी सरकार को झुका दिया है? इन सब की चर्चा करते हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज कि उधर कल महू में, जब आज संविधान की हम बात कर रहे हैं, तो महू में कल राहुल गांधी रहेंगे, जो दिल्ली से अब निकल चुके हैं। उनके विजुअल्स भी आए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। और हमारी टीम ऑलरेडी इंदौर पहुंच चुकी है, वहां से हमारे साथी इकरार आपके साथ जुड़ेंगे। क्या तैयारियां चल रही हैं उधर, वो भी हम आपको बताएंगे। इस वक्त देखिए, हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, जयशंकर गुप्त जी हैं, हेमंत कुमार जी हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। कैसे देखा जाए, बहुत कुछ रख चुका हूं ऑलरेडी। ओपनिंग कमेंट आपका, और सबसे बड़ी चीज कि जब संविधान की बात हो रही है तो संविधान के नाम की झांकी भी अब निकालनी पड़ रही है सरकार को। क्या झुक रही है सरकार? शुक्रिया राजीव जी। संविधान देश का सबसे बड़ा सवाल है। संविधान को तोड़ने में एक तरफ शक्तियां लगी हैं, दूसरी तरफ संविधान को बचाने में लगी हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष हैं, राजनीति का एक पक्ष है, राजनीति का दूसरा पक्ष है। एक उद्योगपतियों के लिए, अमीरों के लिए काम करने वाली सरकार है, दूसरी तरफ कैसे गरीबों की स्थिति ठीक हो, अमीर गरीब की खाई कम हो, इसकी सियासत कैसे की जाए, कैसे जातीय जनगणना हो सके, कैसे जिस तरीके से भागीदारी का सवाल है, दलितों, ये ओबीसी, आदिवासी, वंचित तबकों की भागीदारी का सवाल है, उसको कैसे उठाया जाए, ये प्रश्न है। और इस बीच में अपनी अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए, अपने अपने ध्येय को मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष हैं। सत्ता पक्ष के पास साधन है, एजेंसियां हैं, उस हिसाब से वो एक्टिव है, और अपोजिशन संघर्ष कर रहा है, जेल जा रहा है, परेशान हो रहा है, सेंट्रल एजेंसियों को भुगत रहा है। ये सारी चीजें हैं। इसके बीच भी अगर अपोजिशन की राजनीति इतनी मजबूत है कि संविधान को बचाने को लेकर के सत्ता पक्ष को बार बार दिखावा करना पड़ रहा है, कभी संविधान माथे से लगाना पड़ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कभी आज देख रहे हैं कि आरएसएस को इस संविधान की भी बात करनी पड़ रही है, बाबा साहब अंबेडकर की भी बात करनी पड़ रही है। अमित शाह एक तरफ कहते हैं कि फैशन बन गया है बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेना, दूसरी तरफ उस फैशन को अपना रहे हैं मोहन भागवत। भाई अमित शाह कहते हैं कि इतनी बार नाम लेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा 7 बार, और मोहन भागवत मानने को तैयार नहीं है, वो बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेंगे ही। लेकिन ये बदली हुई परिस्थिति हो गई। पहले मोहन भागवत जी को भी नहीं समझ में आता था कि नाम लेना है, अब अमित शाह ने चूंकि कहा लेने से गड़बड़ हो जाएगा, तो मोहन भागवत ने कहा तुमने गड़बड़ तो कर दिया है, अब ठीक करना जरूरी है, तो मोहन भागवत उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। तो ये जो सियासत है, ये अपोजिशन के सामने सरकार के उसकी सियासत के झुकने का संकेत है। हाँ, दूसरी तरफ एक और बात है, जैसे कुंभ को लेकर के, महाकुंभ को लेकर के भी बहुत तरह की बातें हुई। जैसे कुंभ पहले लगता ही नहीं था, अब योगी मोदी की सरकार में ही कुंभ लग रहा है, सारी चीजें उस तरह से श्रेय लेने की कोशिश होने लगी, उसको एक इवेंट बना दिया गया। तो आज अखिलेश यादव भी कुंभ में स्नान करने, डुबकी लगाने पहुंचे, और आप कह सकते हैं कि यहां भी एक एकोमोडेशन की पॉलिटिक्स है। ऐसा नहीं है कि केवल सत्ता पक्ष ही झुक रहा है, थोड़ा ऑपोजिशन भी झुक रहा है, ये भी देखा जाना चाहिए। हालांकि दोनों के झुकने में एक अलग किस्म का फर्क है, एक राजनीतिक नजरिया भी है इसमें। पर मिल्कीपुर का चुनाव है, उसका भी इम्पैक्ट है कि मिल्कीपुर के चुनाव को देख के संविधान के बारे में, बाबा साहब अंबेडकर के बारे में, ये उनको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बीजेपी राजनीति बदल रही है। दिल्ली का चुनाव है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आप देखेंगे दिल्ली के चुनाव में आज अरविंद केजरीवाल ने वो राह पकड़ी है जो राहुल गांधी रोज राह पकड़ रहे थे। राहुल गांधी कह रहे थे कि ये विचारधाराओं की लड़ाई है, और एक तरफ अंबानी अडानी उद्योगपति हैं, दूसरी तरफ दूसरे लोग हैं
आम जनता है। आज वही भाषा अरविंद केजरीवाल भी बोल रहे हैं कि भाई ये लड़ाई जो है दिल्ली नहीं देश को बदलने वाली है, और उनका मकसद जाहिर है, एक महत्वाकांक्षा भी है। वो राहुल गांधी के नारे को वो अपने ढंग से अडॉप्ट कर रहे हैं। एक तरफ फ्री बीज है, दूसरी तरफ फ्री बीज रोकने वाली शक्तियां हैं। एक तरफ लाखों करोड़ माफ करने वाले अमीरों के लिए सरकार है, दूसरी तरफ एक सरकार जो फ्री बीज देना चाहती है। इस रूप में वो राजनीति को ले जा रहे हैं। यानी ठीक है, राहुल गांधी ने एक नारा दिया, चलिए ये नारा अरविंद केजरीवाल ने पकड़ा, तो भी ये राहुल गांधी को अपनी सियासत की जीत के ही तौर पर देखना चाहिए कि उनकी ही राजनीति को कोई और दल स्वीकार करता हुआ दिख रहा है और उनकी राजनीति मजबूत हो रही है। इन फ्यूचर आप देखें तो ये कम से कम गैर बीजेपी वाद का जो अभी इस देश में राजनीति है, वो राजनीति स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। मेरी बात से लोग सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन मैं बस चिन्हित कर रहा हूं कि घटनाएं जो घट रही हैं सिर्फ बीजेपी के समांतर नहीं घट रही है, कांग्रेस जो राजनीति कर रही है उसके समांतर भी कुछ अलग अलग किस्म की घटनाएं भी घट रही हैं। लेकिन फिर सियासत एक दिशा ले रही है, वो हमें दिख रहा है, और उसके सेंटर में संविधान है। बिल्कुल बिल्कुल, सेंटर में संविधान है। आज संविधान की चर्चा, और उसमें संविधान पर आखिर क्यों झुक रही है सरकार, क्यों आखिर मोहन भागवत तक को संविधान, तिरंगा और रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस की बात करनी पड़ रही है? क्या विपक्ष ने इस मसले पे झुका दिया है? एक बड़ा सवाल है। जरा आना चाहता हूं जयशंकर जी आपके पास, क्या लगता है आपको? ये कहना बड़ा मुश्किल है राजीव जी कि सरकार झुक गई है कि नहीं झुक गई है। देखिए, सरकार का झुकना नहीं झुकना बहुत सारा राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर भी होता है। देखिए, संविधान बदलने की इनकी आकांक्षा रही है, वो आकांक्षा अभी भी इनके मन में है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। वह तो चूंकि 2024 का जनादेश इनके लिए उतना मुवाफिक नहीं रहा जिससे संविधान में तरमीम कर सकें, संविधान को उस ढंग से बदल सकें जैसा इनकी चाहत थी। इनकी चाहत तो ये थी कि 2025 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 साल पूरा हो रहा है तो उसको उपहार में दें, हिंदू राष्ट्र की घोषणा करवा करके कि साहब देखिए हमने आपके लिए संविधान बदल दिया। तो संविधान तो बदल नहीं पाए, 240 पे सिमट गए। लेकिन ये हम कैसे मान लें कि ये झुक रहे हैं? लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इनके सरकार में, इसमें कहीं दो राय नहीं। मैं तो बार बार इस सवाल को उठाता हूं, आज भी उठाना चाहता हूं मैं, कि पिछले 5 वर्षों में 2019 से लेकर 2024 तक लोकसभा में उपाध्यक्ष नहीं चुना गया। अभी भी 7-8 महीने से ज्यादा हो गया समय इनकी सरकार बने हुए, लेकिन लोकसभा का उपाध्यक्ष के बारे में कभी कोई चर्चा ही नहीं होती है। और दुर्भाग्य की बात है कि अपोजिशन भी इसके बारे में कभी उस ढंग से नहीं मुखर होता है, जबकि संविधान के 93वें अनुच्छेद में साफ साफ लिखा हुआ है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, और उसके चुनाव की प्रक्रिया कैसे होगी और कैसे उसका ये होगा, ये सारा विवरण उसमें दर्ज है। लेकिन इसकी चिंता नहीं है, इस पर कभी कोई बात ही नहीं होती है। कैबिनेट सिस्टम को एक तरह से खत्म नहीं कहेंगे तो कमजोर कर दिया इस सरकार ने। आज कैबिनेट में के फैसले प्रधानमंत्री आवास पे, प्रधानमंत्री कार्यालय में ही हो जाते हैं। केंद्रीय मंत्रियों को पता नहीं लगता है कि हाँ कल कैबिनेट में क्या होने वाला है या क्या फैसला होने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं, जिस तरह से जुडिशरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, फैसले ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहे हैं, हमारी सर्वोच्च अदालत के फैसले जो है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अगर ईमानदार होते, संविधान के प्रति अगर ईमानदार होते तो ये लोग फिर उसके हिसाब से काम करते। चुनाव आयोग को जिस तरह से उनके मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान बदला गया, बनाया गया, वो एक तरह से संविधान को एकदम धज्जियां उड़ाने की बात थी। तो इस तरह के काम में लगातार लगे हुए हैं और उनकी कोशिश यही है कि अगर कुछ मिल जाए। अब चूंकि आरएसएस को देने के लिए इनके पास कुछ बचा नहीं, तो अब इनकी पूरी की पूरी कोशिश यह है कि दिल्ली का विधानसभा का चुनाव, भाई 11-12 साल से मोदी जी की सरकार 11 साल से है, लेकिन 26 साल 27 साल से दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं बनी। ये बहुत बड़ी बात है कि इस सब के होने के बावजूद आप दिल्ली नहीं जीत पाए हैं। तो एक इनकी पूरी कोशिश है नीचे से ऊपर तक, और उसमें चुनाव आयोग भी सहभागिता कर रहा है किसी न किसी लेवल पे, और लगे हुए हैं कि एन केन प्रकार एण जैसे भी हो दिल्ली की विधानसभा का चुनाव जीतना है। अब उसमें कौन सफल होगा कौन नहीं सफल होगा, ये तो जब 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा उसके बाद
मालूम होगा, लेकिन इनके मन में वो बात है और रहेगी। देखिए, आप समझ लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब थी, जब वो भी तो उनको एक सेकुलर चेहरा के रूप में पेश करते थे, आरएसएस से निकले हुए प्रचारक थे वो, लेकिन माना जाता था कि वो सहिष्णु चेहरा है और थोड़ा उदार बना है। लेकिन उनकी सरकार ने संविधान की समीक्षा के लिए आयोग बनाया था, जस्टिस एमएन वेंकट चलैया की अध्यक्षता में अटल जी की सरकार ने बनाया था। तो अगर इनके मन में ऐसी कोई बात नहीं होती तो उस समय नहीं बनाते। उसके बाद चूंकि उस समय एनडीए में समाजवादी लोग थे, जनता दल यू और बहुत सारे लोग थे, उन लोगों का विरोध था, दबाव था, उसके चलते वो नहीं आगे बढ़ पाई थी बात। इस बार फिर इन्होंने जब देखा कि ठीक है एनडीए तो अभी भी है, लेकिन अगर हमारी 350 से ज्यादा सीटें आ गई और 400 के पार एनडीए का कुनबा पहुंच गया तो इस बार हम संविधान को बदल देंगे। तो ऐसा नहीं है। गोलवलकर ने जो बात कही थी कि ये भारत का जो संविधान बनाया गया है ये भारतीय अस्मिता और इसका संस्कृत का पहचान नहीं है, आत्मा के विरुद्ध है, ये भारत की आत्मा के विरुद्ध है। ये जो गोलवलकर ने कहा था वही बात अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में परिलक्षित हुई और उसकी ध्वनि जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में की गई। जो विवेक देवराज जिसने सबसे पहले कहा कि साहब ये संविधान बदलना चाहिए, उनको इन्होंने पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया अभी कल ही जो है जी, मरणोपरांत उनका निधन हो गया पिछले दिनों, लेकिन उनको अभी दिया उन्होंने। तो इस तरह से जो घूम फिर करके है इनके मन की बात तो वही है, लेकिन मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी बातें राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर भी तय होती हैं, तो इसलिए उनको करना पड़ा। आप जो संविधान की झांकी दिखाइए, चाहे संविधान की प्रति के प्रति माथा झुकाइए, वो सब करिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कर आप सीधे उसके उलट रहे हैं। एक सिद्धांत रूप में दिखाना, प्रतीक रूप में दिखाना और व्यवहारिक रूप में संविधान विरोधी सारे काम करना, ये आज की राजनीति का सगल बन गया है। मोहन भागवत जी के बारे में तो देखिए, मोहन भागवत जी कब क्या कहते हैं, क्या कह जाएंगे, उसको समझ पाना अब उनके लोगों के लिए भी दुरूह हो रहा है कि मोहन भागवत जी ने अब जैसे तिरंगे के बारे में बोल दिया या संविधान के बारे में बोल दिया, बाबा साहब के बारे में बोल दिया, इसके पहले कुछ और बोल रहे थे, फिर जो उनके लोग थे, धर्म संगठन थे, जिनके संघ परिवार के और संगठन थे, उनके ऊपर ही आक्रामक हो गए थे, फिर उन्होंने थोड़ा चुप्पी साध ली। तो इस तरह की चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह बात जरूर है कि सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में भी रिश्ते उतने मधुर या उतने नहीं रह गए हैं जिस तरह से होने चाहिए थे। अब कहीं ना कहीं जो मोदी जी उनके लिए सबसे बड़े ये होते थे, पोस्टर बॉय बन के उभरते थे, अब उनके मन में थोड़ा सा जरूर कुछ न कुछ होने लगा है कि अब ये रास्ते से थोड़ा डिगने लगे हैं। तो उन पर अंकुश बनाने की एक कोशिश भी हो सकती है संघ परिवार की, आरएसएस के लोगों की। इसलिए भी मोदी जी के बयान, मोहन भागवत जी के बयान को उस रूप में भी देखा जाना चाहिए। लेकिन ये अच्छी बात है कि जो आजादी के दशकों बाद तक जिनके मुख्यालय में तिरंगा फहराने नहीं दिया गया, वो मोहन भागवत जी अगर तिरंगा फहरा करके करते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, करें। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत का और झंडा फहरा रहे हैं, उस पर अपनी बात रख रहे हैं, तिरंगे पे अपनी बात रख रहे हैं, बात संविधान की भी कर रहे हैं, बात बाबा साहब अंबेडकर की भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार है कि संविधान की झांकी निकाल रही है। ये सब कहीं ना कहीं इतना तो जरूर है कि लोकसभा चुनाव के समय और उससे पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जो संविधान बचाओ की जो बात चली थी, जो आंदोलन चला था, उस आंदोलन का कुछ ना कुछ असर तो है, तभी तो 240 पे सिमटी थी बीजेपी। लेकिन इसके आगे क्या चल रहा है? उधर महू में कल 27 तारीख को राहुल गांधी जय बापू जय भीम जय संविधान की रैली करने वाले हैं और हमारी टीम भी वहां पहुंच चुकी है। थोड़ी देर में वहां से जुड़ेंगे हमारे साथी और वहां क्या तैयारियां चल रही हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ संविधान को लेकर और रिपब्लिक डे पे, आज गणतंत्र दिवस पे जो कुछ हुआ और जो होने जा रहा है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं और कैसे विपक्ष के आगे सरकार झुकती हुई नजर आ रही है। अभी आप सुन रहे थे प्रेम कुमार जी को और उनके बाद जयशंकर जी को। जानना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, कैसे देखा जाए, सामाजिक न्याय की बात हो, संविधान की रक्षा की बात हो, चाहे लोकतंत्र की बात हो, और आज की तारीख में ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जबकि चाहे वो पहले पुराना राजपथ अब कर्तव्य पथ है और या देश के अलग अलग हिस्सों में। और सबसे बड़ी बात कि यहां भले सत्ता पर बीजेपी और फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं, लेकिन यहां पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 10-11 साल में कि विपक्ष हावी नजर आता है सत्ता पक्ष पर। गणतंत्र के 75वें वर्ष में जरा संविधान का लेखा जोखा हम लोगों को करना चाहिए कि संविधान
कितना लागू हो पाया, क्या चुनौतियां हैं और खतरे क्या है संविधान के ऊपर। सबसे जो बेहतरीन बात है, सबसे जो उपलब्धि सबसे बड़ी है पिछले हाल के वर्षों में, वो है कि जनता ने संविधान को की रक्षा करने की ठान ली है। जनता आगे आई है। 2024 के चुनाव के पहले वास्तव में डर लगता था कि संविधान को खतरा है। आरएसएस के 25वें 100 साल होंगे तो घोषणा कर देंगे हिंदू राष्ट्र की। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग या दूसरी संस्थाएं बिहेव कर रही थी, तो वो लग भी रहा था कि ये खतरा वास्तविक खतरा है। लेकिन 2024 के इलेक्शन ने सब उलट दिया और यह सामने आया कि जनता जो है अब संविधान की रक्षा के लिए आगे आ गई है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के संविधान की, भारत के लोकतंत्र की रही है। पहली बार हम लोगों ने देखा कुछ वर्षों में कि संविधान की बात सड़कों पे होने लगी, संविधान की बात खेत खलिहानों में होने लगी, संविधान चुनाव का मुद्दा बनने लगा। और चुनाव का मुद्दा बना ही नहीं, उसने चुनाव को, संविधान को जिनसे खतरा था उनको रोक भी दिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने ये भी देखा कि जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, उन्होंने संविधान को ज्यादा सम्मान दिया। उन्होंने संविधान को पकड़ के रखा और चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो तमाम सारे आंदोलन सामाजिक न्याय के हों, वो सब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर और संविधान के साथ ही वो शुरू होते हैं और उसी के इर्द गिर्द विमर्श रहता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लोकतंत्र की है। और दुनिया में राजीव जी और संविधानों की औसत आयु 17-18 साल है। हम 75वें साल में, ये गौरव की बात है। अमेरिका जो आज इतना आगे है, दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है, महाशक्ति है, उसकी भी उपलब्धि वहां के संविधान की वजह से ही है। और भारत भी अगर विश्व की महाशक्ति कभी बनेगा तो इसी संविधान के रास्ते से बनेगा, जब सबको सम्मान मिलेगा। जो प्रियम्बल संविधान की प्रस्तावना में एक लाइन है जो कि गरिमा, सबकी गरिमा, व्यक्ति की गरिमा को संविधान ने बहुत ऊपर रखा है तमाम चीजों के अलावा। ये बहुत बड़ा बात है। लेकिन अफसोस ये होता है कि संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनका संविधान के प्रति उतनी श्रद्धा, संविधान के प्रति उतनी आस्था, संविधान के प्रति उतना सम्मान नहीं है। याद कीजिए अभी जो रिटायर हुए चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, कितना उन्होंने अपने कार्यकाल में संविधान का मान रखा। खुद ही कहा कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो गैर कानूनी है और फिर सरकार को चलने भी दिया। एक गैर संवैधानिक सरकार को चलने भी दिया, फैसला नहीं किया। तमाम सारे उनके फैसले इस बात के लिए इस तरफ इशारा करते हैं कि वो केवल संवैधानिक पद पे बैठे हुए थे, उसकी सुविधाएं ले रहे थे, संवैधानिक पद से जो सम्मान मिलता है वो ले रहे थे। संविधान के प्रति संविधान का सम्मान कम था। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को आप देख लीजिए, कितना बड़ा मैंडेट संविधान ने उनको दिया है आर्टिकल 324 के तहत, कि एक ऐसा दफ्तर, एक ऐसा ऑफिस जो सरकार, जुडिशरी, इन सब से इंडिपेंडेंट है, संसद से, और उसको पूरे देश के चुनाव कराने हैं, राष्ट्रपति का भी चुनाव कराना है उसको। और वही चुनाव आयोग बिल्कुल पक्षपातपूर्ण तरीके से एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे बिहेव करता है। तो इससे लगता है कि जो संवैधानिक पदों में बैठे हुए लोग हैं, उनकी संविधान के प्रति आस्था कम है। अब संविधान को जो आगे का रास्ता है वो क्या है? आगे का रास्ता संविधान बराबरी की बात करता है, और बराबरी के जो रास्ते हैं भारत के 75 साल की जर्नी में, और खासकर अभी पिछले 15-20 साल की अर्थव्यवस्थाओं में और मोदी काल में,
अमीर और गरीब के बीच में फासला बहुत बड़ा है जी। मूलभूत सुविधाएं लोगों के पास नहीं है। आप दिल्ली में, जो भारत की राजधानी है, दिल्ली के भी तमाम इलाकों में आप निकल जाएंगे और आप देखिएगा कि क्या वो जो लोग रह रहे हैं छोटे छोटे कमरों में भरी हुई नालियों के बीच में, क्या वो संविधान ने उनको इस लायक छोड़ा था? संविधान ने ये अपेक्षा नहीं की थी कि सरकारें अपने नागरिकों को इस तरीके से रखेंगी कि वह पानी का टैंकर आएगा और 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगेगी। ये दिल्ली में हो रहा है ये। तो सब, अब कल मैं राष्ट्रपति का अभिभाषण सुन रहा था, उन्होंने एक वन नेशन वन इलेक्शन की तो बात की, जो इम्प्रैक्टिकल है, जो हो ही नहीं सकता, एक राजनीतिक शिगुफा है। लेकिन जातिवाद जनगणना की बात नहीं की उन्होंने। सामाजिक न्याय के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, ये बात नहीं की उन्होंने। तो इसलिए संविधान को खतरा तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जनता ने दिखा दिया है कि संविधान की तरफ आंख दिखाओगे तो जनता उसको रोक देगी। लेकिन संविधान को चुनौतियां हैं, खतरे हैं। संविधान को रोज जब सब्जी वाले का ठेला धर्म पूछ के उलटता है, कोई लिंचिंग होती है, उस वक्त संविधान के पर हमला होता है। और ये पिछले कुछ 10-12 सालों में ये बढ़ा है। जी राजीव, बिल्कुल, पिछले 10-12 सालों में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बढ़ा है, वो साफ दिखाई दे रहा है। इधर सीधे इंदौर से हमारे साथी इकरार जुड़ चुके हैं, महू की कल की जो सभा है उसको कवर करने के लिए पहुंच चुके हैं। इकरार, आपका स्वागत है और सीधा आपके पास ही आना चाहता हूं। क्या कुछ तैयारियां वहां हैं? राहुल गांधी पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। जरा बताइए क्या चल रहा है उधर। तैयारी तो जो है वो जोरों शोरों से यहाँ चल रही है। आप एयरपोर्ट से लेकर आप जो सभा स्थल है महू, करीब यहाँ से 40 किलोमीटर के आसपास दूरी पर है, तो वहां से लेकर एयरपोर्ट से लेकर वहां तक जबरदस्त होर्डिंग्स लगाए गए हैं, प्रचार प्रसार किया गया है और तमाम जो गाड़ियां हैं वो लगाई गई हैं, क्योंकि कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस रैली में शामिल होने वाले हैं। तो एक जो हमें सूचना मिली है उसके अनुसार करीब 2 लाख के आसपास इस रैली में जो लोग हैं, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं या अंबेडकर विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग शामिल होंगे। तो जो रैली का अगर हम बात करें तो एक बहुत ही बड़े पैमाने पर ये रैली होने जा रही है और महारैली इसको कहेंगे, महारैली यह होने जा रही है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस रैली के वजह से ही आज जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, वो खुद जो है वो महू पहुंचे हैं। महू में जो डॉक्टर अम्बेडकर की प्रेरणा स्थल है वहां वो पहुंचकर, जन्मस्थली है, वहां पहुंचकर उन्होंने जो है माल्यार्पण की। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इस रैली का असर वो मध्य प्रदेश के जो राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डाल रही है। तमाम तरीके की बयानबाजी हो रही है यहाँ प्रदेश से लेकर, चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो जीतू पटवारी हो उनके द्वारा, या फिर जो बीजेपी के कई मध्य प्रदेश से जुड़े हुए जो नेता हैं वो तमाम तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। अगर हम बात करें सभा स्थल की, तो सभा स्थल पे बहुत बड़े पैमाने पर टेंट लगाया जा रहा है, व्यवस्था की जा रही है। अगर हम कांग्रेस की माने तो करीब 2 लाख के आसपास इसमें कार्यकर्ता और जो अम्बेडकर विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं वो शामिल होंगे। राहुल गांधी के बारे में अभी ये सूचना कि करीब 1 बजे के आसपास वो आएंगे और उनके साथ साथ प्रियंका गांधी आएंगी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस के नेता हैं वो सभी लोग इस रैली में आने वाले हैं। जी राजीव जी। और प्रियंका गांधी भी आ रही हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं। कल की ये सभा बहुत महत्वपूर्ण आप बता रहे हैं और मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के वो भी खुद इसकी। लेकिन एक बात और भी है, एक फरमान जारी हुआ था इसी रैली को लेकर, कल हम लोगों ने चर्चा की थी, जिसमें यह बताया गया था 6वें नंबर पॉइंट में यह रखा गया था कि इस रैली में जो अनाउंसमेंट है या भाषण है उसमें राजनीतिक भाषण ना हो, धर्म विरोधी बातें ना हो। आज सुनने में यह आया है एक नया फरमान फिर से जारी किया गया है, उस फरमान को वापस लिया गया है। इसको लेकर भी कांग्रेस के अंदर खाने कोई प्रतिक्रिया है क्या? इकरार, जो पहले का फरमान, अब चूंकि यह साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के विरोध के बाद इस फरमान को जो वहां के का जो जिला प्रशासन है उसने इस फरमान को वापस ले लिया है, क्या असर, क्या प्रतिक्रिया, कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं इसको लेकर?
कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने साफ तौर पर कल भी कहा था और आज भी कहा था कि भाजपा जो है वो इस रैली की भव्यता को देखकर डर रही है और वो इस बात से डर रही है कि इतनी बड़ी रैली इस प्रदेश में कैसे हो रही है। तो तमाम तरीके के जो अड़ंगे हैं वो भाजपा द्वारा लगाए जा रहे हैं, ये जीतू पटवारी का आरोप है। वो आज भी सभा स्थल पर पहुंचे और वहां उन्होंने एक एक चीज का बारीकी से जायजा लिया और उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर हम इस रैली को कामयाब बनाएंगे। और यहाँ प्रदेश ही नहीं, देश भर से जो नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, अंबेडकर विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी लोग इस रैली में आएंगे। और तमाम जो पार्लियामेंट में जिस तरीके की भाषा का डॉक्टर अंबेडकर के लिए प्रयोग किया गया था, उसको लेकर जो है तमाम जो रोष है वो सभी लोगों में रोष है, उसके विरोध में ये इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। और साथ ही अगर हम जैसे अब बात कर रहे हैं तमाम तरीके के अड़ंगों की बात, वो कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि हमें किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इस रैली को कामयाब बनाएंगे और जो कल ये होने वाली रैली है वो ऐतिहासिक रैली होगी। कल जो रैली है ऐतिहासिक होगी। 2 लाख से ज्यादा भीड़ जुटने की आप बात कह रहे हैं। आप ये भी बता रहे हैं इकरार की एयरपोर्ट से लेकर पूरा उस रैली तक, उस स्थल तक लगातार एक अलग तरह से प्रचार प्रसार किया गया है, होर्डिंग्स, बैनर लगाए गए हैं, ये तमाम बातें आप बता रहे हैं। इंदौर शहर और आसपास क्या कितना जमावड़ा है। आज चूंकि पूर्व संध्या है और आज 26 जनवरी भी है, रिपब्लिक डे भी है, और कितने लोग वहां पहुंचे हुए, बाहर से कितने दिखाई देते हैं आपको, और क्या कुछ है खबरें, कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है, क्या ये रैली सिर्फ कांग्रेस मात्र या उसके अलावा भी इस विचारधारा के लोग जो हैं वो भी इससे जुड़ते हुए नजर आते हैं? क्या कुछ आपके पास है खबर इस बारे में? जी बिल्कुल, अगर राजीव जी मैं बात करूं रैली की, तो तमाम जो एयरपोर्ट से लेकर सभा स्थल तक, एयरपोर्ट से करीब 40 किलोमीटर दूर ये मऊ है जो डॉक्टर अंबेडकर की जन्म स्थली भी है। तो तमाम होर्डिंग्स और तमाम तरीके के इंतजाम किए गए हैं। आसपास के जितने होटल्स हैं वो सभी बुक हैं, वहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से लेकर। इस रैली की सबसे बड़ी बात यह है कि खाली इसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेसी नेता नहीं, बल्कि अंबेडकर विचारधारा से जुड़े हुए तमाम लोगों को इन्वाइट किया गया है, बुलाया गया है। और जो कई लोगों को जिनको नहीं बुलाया गया वो भी आ रहे हैं। तो कई संगठनों को भी इस रैली में शामिल होने की संभावना है। और एक 2 लाख की आप आबादी, 2 लाख अगर लोग आते हैं, आप समझ सकते हैं कि इस रैली की कितनी भव्यता होगी। ये कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है, पुख्ता दावा किया जा रहा है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उन्होंने कल भी कहा था और आज भी उन्होंने कहा है, वो लगातार एक एक बारीकी से रैली स्थल पर जाकर तमाम सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करूं, तो वो उनके भी बयान तमाम आ रहे हैं। आज वो खुद मऊ पहुंचे, वहां पर एक कार्यक्रम के बहाने उन्होंने बीजेपी, माफ कीजिए, कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो गांधी की विचारधारा है, बापू की विचारधारा है, वो अंबेडकर की विचारधारा नहीं है। वो लोग तो सिर्फ नेहरू गांधी की विचारधारा पे वो करते हैं। तो तमाम तरीके के ये आरोप है वो लगाए जा रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लगाए जा रहे हैं। साफ तौर पर कहें, आज के बाद कल जब 27 तारीख की रैली होगी, उसके शाम को भी हमें खबर मिली है कि मोहन यादव का एक कार्यक्रम है, जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उनका कार्यक्रम है। वो आप इंदौर और उज्जैन संभाग एक लगता है, वहां पर उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है। तो आप देख सकते हैं कि जो एक तरीके से जो कांग्रेस जिस तरीके की इस रैली का आयोजन कर रही है, वहीं बीजेपी में जो है वो बौखलाहट देखी जा रही है। जी बिल्कुल, एक बौखलाहट, एक घबराहट दिखाई दे रही है कि बीजेपी, क्योंकि इतने लोग, और वो भी मध्य प्रदेश में इस रैली से, और बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली महू, और वहां पर यह कार्यक्रम। एक बात जरूर बताइए, फिर दूसरे हमारे साथियों के बीच आऊंगा, कितनी इस बात की पुख्ता जानकारी है कि राहुल गांधी आ रहे हैं? इकरार सुन पा रहे हैं? मेरी बात हुई है, यहाँ कई कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कई पदाधिकारी हैं और वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, कल राहुल गांधी जरूर आएंगे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जब ये कार्यक्रम तय किया गया तो उनकी बातचीत की गई है और तभी तमाम तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं जो इस रैली का। और राहुल गांधी की जो तबीयत की बात है, हमने कहा कि भाई उनकी तबीयत खराब है, वो दिल्ली में भी रैली में नहीं आए और जो है कर्नाटक में भी नहीं जा पाए थे वो तबीयत खराब के कारण। उन्होंने कहा नहीं, कल राहुल गांधी पहुंचेंगे, राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी पहुंचेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे और तमाम बड़े नेता हैं वो पहुंचेंगे। तो ये रैली जो है एक तरीके से भव्य होगी। राजीव जी, सबसे बड़ी बात इसमें ये है, कल जो दावा कर रही है कांग्रेस के 2 लाख से अधिक कार्यकर्ता और अंबेडकर विचारधारा से जुड़े लोग शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश की जो राजनीति है
उसका भी असर देखने को मिलेगा कि किस तरीके से दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी से लेकर तमाम जो बड़ी लीडरशिप है, या आप माफ कीजिएगा जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, उन सभी की जो जुगलबंदी है वो कल इस रैली में देखने को मिलेंगी। क्योंकि तमाम तरीके की खबरें आती हैं कि मध्य प्रदेश में एक खेमा दिग्विजय सिंह का है, एक खेमा जीतू पटवारी का है, या एक खेमा जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उनका है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि देखने को मिलेगा कि एक पूरा जो राज्य है, राज्य की जो राजनीति है खासकर कांग्रेस की, वो कई सालों से चुनावी सत्ता से दूर है। मुझे जो याद है शायद 2003 के बाद कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है। तो ये एक तरीके से एक रैली है जो कि इन सभी लोगों को एकजुट करने के लिए की गई है। और इसमें ऐसा नहीं कि एक तमाम जो नेता हैं उन सब की अलग अलग तरीके की ड्यूटी लगाई गई है। सभी लोग इस रैली को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इसीलिए है कि कल राहुल गांधी यहाँ जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि कई मायनों में ये रैली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी के लिए भी खुद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से हाल के दिनों में हमें देखने को मिला है कि कांग्रेस पर ये राहुल गांधी पर ये आरोप लगते थे कि नेहरू और गांधी की विचारधारा पर कांग्रेस चलती आई है। लेकिन अब जब से डॉक्टर अंबेडकर की बातें हो रही हैं, तब से लोगों में सुगबुगाहट हो रही है कि अब गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा वाली कांग्रेस है। ये कांग्रेस, ये राहुल गांधी वाली नई कांग्रेस है कि अंबेडकर और गांधी की विचारधारा पे कांग्रेस चलेगी। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस अपनी विचारधारा और उसके साथ साथ ये जो रैली है जय बापू, जय भीम, जय संविधान, इसके जरिए कांग्रेस एक अलग अपना जो वोट बैंक है कहें, अपना जो एक राजनीति अपनी है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश में है। जरा आना चाहता हूं हेमंत जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इकरार और जरा इधर एक कमेंट लेना चाहूंगा जरूर। हेमंत जी, आपके पास आना चाहता हूं। उधर राहुल गांधी की रैली कैसे देखा जाए इसको? ठीक रिपब्लिक डे के अगले दिन 27 तारीख कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म स्थान से ये रैली, और कितना इंपॉर्टेंट आप देखते हैं? इसके इंपॉर्टेंस पर जरा चर्चा होनी चाहिए, कैसे देखा जाए? जी धन्यवाद। मुझे लगता है कि आज के दौर में जब हम संविधान की बात करते हैं, संविधान पर खतरे की बात करते हैं, और उस खतरे को लेकर के बीजेपी और आरएसएस की बात करते हैं कि संविधान को खतरा इन्हीं लोगों से है, और ऐसे ही वक्त में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद किया जाता है। और अब तो जय बापू जय भीम का नारा भी दिया जा रहा है। तो आप याद कीजिए कि हिंदुत्व के खतरे को, और खास करके जो ये हिंदुत्ववादी ताकतें हैं आरएसएस, उसको सबसे पहले मुझे लगता है कि पूरे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के और बाद के दौर में कोई किसी ने बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही बारीकी से रेखांकित किया था, तो वो बाबा साहब थे। उन्होंने ही कहा था कि ये कैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के लिए खतरा है, और हिंदुत्व जो है इस देश के लिए खतरा है, और ये लोकतंत्र की पूरी रवायत के खिलाफ है ये। तो राहुल गांधी का जो पूरा कैंपेन जो चल रहा है, मैं समझता हूं कि जो मऊ में वो जा रहे हैं, तो उसी कैंपेन का एक बड़ा हिस्सा है। और ये निश्चित रूप से ये उम्मीद जगाने वाली पूरी लड़ाई है राहुल गांधी की, जो वो इस कैंपेन को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन जिसको लेकर के हम लोग लगातार चर्चा करते रहे हैं कि जो कैंपेन ऊपर से चल रहा है वो नीचे तक उसको कैसे वो जनता के बीच में जाए, जनता उसको उसी स्पिरिट में ग्रहण करे और उस पर वो रिएक्ट भी करे, ये जरूरी है। और इसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जिसकी चर्चा लगातार हो रही है कि ऑर्गेनाइजेशनल बदलाव हो, ऑर्गेनाइजेशन का चेहरा बदला जाए। खड़गे साहब ने भी कई मौकों पर इसकी चर्चा की है कि हमारे पास हमारा संगठन उतना मजबूत नहीं है जो इन चीजों को लेकर के जाए, जो एक पॉलिटिकल पूरा कैंपेन हो देश में, क्योंकि यह पूरा जो सिचुएशन है वह एक पूरे पॉलिटिकल कैंपेन की मांग करता है। आप याद कीजिए कि जब भागवत साहब जो हिंदुत्व के शिखर पुरुष हैं, वो जब कहते हैं कि आजादी तब मिली जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। सिर्फ आजादी की विरासत, आजादी के नायकों, आजादी के लिए शहादत देने वाले लोगों का ही अपमान नहीं है, ये एक तरह से पूरे स्वतंत्रता संग्राम का माहौल तो बनाना है ही, एक खतरनाक संकेत भी है कि आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं देश को। पूरे देश में आप देखें, खास करके हिंदी पट्टी का जो महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश है, वहां तो लगता है कि जैसे इसको दंगे को एक तरह से लघु उद्योग बना दिया गया है और वो सरकार के संरक्षण में हो रहा है जी, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। उसको
तो ये बैक टू बैक उसको सपोर्ट करने के लिए कभी कोई जज साहब आ जाते हैं कि यह देश जो है बहुसंख्यकों के मुताबिक चलेगा। तो ये जो पूरा माहौल है, उस माहौल में साफ साफ दिखाई देता है कि हम कितना भी इस बात को अपनी आंखें चुरा ले कि संविधान बच जाएगा, लेकिन ये आज की तारीख में जो देश का जो मुकाबला है, संविधान का जो मुकाबला है, उन लोगों से है जिनको संविधान से चिढ़ बिल्कुल उस वक्त से रही है जब संविधान इस देश में लागू हुआ। उसी वक्त से वो चिढ़े हुए हैं, उनको मौके की तलाश है। और आरएसएस को 100वीं वर्षगांठ मनानी है, उसको एक बड़ा उपहार चाहिए। तो दिन पर हर रोज ये हम लोग देखते हैं कि संविधान के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। इसकी चर्चा हम लोग बार बार करते हैं, चाहे वो जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसकी स्वतंत्रता, उसकी अस्मिता का जो सवाल है, उन सवालों को कैसे गला घोटा जा रहा है उन संस्थाओं का, उसको कैसे अपने पक्ष में मरोड़ा जा रहा है, ये सब पूरा देश देख रहा है। और उसी के जरिए ये सब कुछ चल रहा है। पूरा इनका जो निजाम है उसी के जरिए आगे बढ़ रहा है। तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बीजेपी और आरएसएस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और कभी भी नहीं लगता है कि ये एक दूसरे ये जो कुछ लोग भ्रम में रहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में कोई लड़ाई है, संघ प्रमुख और मोदी जी के बीच में कोई लड़ाई है। मैं समझता हूं कि हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के ये बिल्कुल एक ढंग से चल रहे हैं। ऐसे वक्त में जो राहुल गांधी, आज खड़गे साहब ने जो कहा, उन्होंने बहुत तीखा हमला किया है, कहा है कि भाजपा के नेताओं के बारे में, भाजपा के बारे में कि ये लोग नरकवासी हैं। वो जो स्वर्ग की जो कल्पना ये कर रहे थे कि अगर आप इतने बार भगवान का नाम लेंगे तो वो आप 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाएगा आपको। तो उसी के काउंटर में इन्होंने कहा है कि ये लोग नरकवासी हैं। तो ये पूरा जो कैंपेन है, मैं समझता हूं कि एक ऐसे दौर में जिसको गौर करने की जरूरत है राजीव जी, कि जब देखिए ये इस देश में विपक्ष के सामने कई तरह का चेहरा है विपक्ष का, उसमें बहुत सारे लोभी लोग भी हैं जिनके लिए बहुत ही कोई ऐसा गोल है जो जल्दी अचीव कर लेना है। उनके लिए संविधान, लोकतंत्र का सवाल उतना महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है। उनको लगता है कि तत्काल कुछ लाभ मिल जाए। ऐसे में बहुत सारे लोगों की गिनती हो सकती है, ऐसे में नीतीश कुमार की गिनती हो सकती है, ऐसे में नायडू साहब की गिनती हो सकती है, ऐसे में इंडिया अलायंस में बहुत सारे दल हैं जिनकी गिनती हो सकती है। लेकिन कांग्रेस के सामने ये चुनौती है, कांग्रेस इस चुनौती को हैरान कर रहा है। उसको लग रहा है कि ये इसके बिना कोई उपाय नहीं है, कोई चारा नहीं है। इसलिए राहुल गांधी हो या खड़गे लगातार सीधा हमला कर रहे हैं, और सीधा हमला करने की हिम्मत इंडिया अलायंस के बहुत सारे दल नहीं कर पाते हैं। तो ये ऐसा दौर है जिसमें लोग राजनीति में हावी है। अल्टीमेट जो लाभ मिल जाना चाहिए तत्काल, वो ज्यादा हावी है। आप जेल जाने के लिए, सजा भोगने के लिए, कष्ट उठाने के लिए, सड़कों पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जो उम्मीद लोगों को दिख रही है कि कांग्रेस और राहुल गांधी की ओर से हो रहा है, तो वो अभी टेस्ट होना है इस देश में कि आखिर आगे क्या होता है। लेकिन कांग्रेस ने जो चुनौती ली है उसमें राहुल और खड़गे जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो वही रास्ता है, दूसरा कोई उपाय दिखता नहीं है। जी कोई दूसरा उपाय दिखता नहीं है। आज 26 जनवरी है और इसके साथ साथ बहुत चीजें, बहुत सारे डेवलपमेंट्स, और उन डेवलपमेंट्स के साथ हम आप तक ये न्यूज पॉइंट पहुंचा रहे हैं। इसमें एक तरफ कल राहुल गांधी महू पहुंच रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली है, और वहां जय बापू जय भीम जय संविधान रैली को वो संबोधित करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे, कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी पहुंचेंगी। हमारे साथी इकरार हमारे साथ जुड़े हुए थे, अभी आप उनकी बातें सुन रहे थे, और साथ साथ हम चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर क्या विपक्ष के आगे सरकार झुक रही है, झुकने को मजबूर है जब संविधान की बात आती है तब। और इसीलिए क्या पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि संविधान के नाम की झांकी भी अब 26 जनवरी के परेड में, जो कर्तव्य पथ पर पुराना जिसको राजपथ कहते थे, उस पर आज दिखाई गई, निकाली गई। कैसे देखा जाए अमलेंदु उपाध्याय जी? निश्चित तौर पर राजीव जी, दबाव तो साफ दिखाई पड़ रहा है सरकार के ऊपर और संघ परिवार के ऊपर भी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी, कि संविधान को लेकर लोग सचेत हो गए हैं। और ये समझ में आने लगा है आरएसएस को भी कि संविधान के साथ छेड़छाड़ अगर की जाएगी और खुलकर की जाएगी तो फिर नुकसान आरएसएस को होगा और भारतीय जनता पार्टी को होगा। क्योंकि इस संविधान से असली दुश्मनी तो आरएसएस की ही है। भारतीय जनता पार्टी तो उसका मुखौटा है, केवल भारतीय जनता पार्टी खुद की क्या विचारधारा है? कुछ भी विचारधारा नहीं है। विचारधारा के स्तर पर तो आरएसएस ही है।
भारतीय जनता पार्टी तो एक आरएसएस का सिर्फ कहिए कि मुखौटा है, मोदी जी मुखौटा है। मोदी जी की क्या विचारधारा है? कुछ नहीं विचारधारा मोदी जी की। आरएसएस जो कहेगा वो बोलेंगे मोदी जी, वही बोलेंगे अमित शाह जी। तो आरएसएस असली जो है वो शत्रु इस संविधान का है, वो आज से नहीं है। जब संविधान बन रहा था तब से आरएसएस जो है इस संविधान का शत्रु है, राजीव जी। लेकिन आज संविधान की चर्चा के साथ साथ गणतंत्र दिवस की परेड में राजीव जी जो मुख्य अतिथि थे, उनको लेकर के क्या संबंध इस संविधान के ऊपर खतरे से है, इसकी तरफ भी हम लोगों का थोड़ा ध्यान जाना चाहिए। इंडोनेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारे समय मतलब जो थे वो मुख्य अतिथि थे। 1947 में जब पहला जो अपना हुआ गणतंत्र दिवस, उस समय इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति सुकर्णो थे, वो उसके मुख्य अतिथि थे। तो एक तो ये तुक मिलाई जा सकती है कि भाई 75 साल पहले जब संविधान लागू हुआ था और पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को बुलाया गया था, तो अब इंडोनेशिया के ही राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया गया है। लेकिन इसके साथ साथ तुक दूसरी भी है राजीव जी, कि जो सज्जन आए हैं मुख्य अतिथि बनकर, उनके ऊपर बहुत आरोप है, बहुत विवादित व्यक्ति हैं। उनको भी अमेरिका ने कई सालों तक वीजा नहीं दिया था, मानवाधिकार उल्लंघन के उनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं। तो यानी एक संकेत लगता है शायद छिपा हुआ इसमें ये भी है कि संविधान को खतरे अगर आप लोग समझ रहे हैं कि 240 पे आगे खत्म हो गए हैं, तो वो खतरे कम नहीं हुए हैं। आरएसएस पूरी शिद्दत के साथ जो है संविधान के खतरे मतलब उस पर होते रहेंगे। ये एक संकेत देने की हो सकता है शायद कोशिश हो। हम नहीं कह सकते ये कोशिश इसी उद्देश्य से की गई है, इसलिए किया गया कि साहब से 75 साल पूरे हो रहे हैं तो इनको भी बुला लिया जाए। लेकिन जो तुक मिल रही है, वो जो तुक मिलाने की बात होती है, वो तुक ये मिल रही है। तो बहुत से राजीव जी खतरे जो है वो है, जाहिर सी बात है। अब वो आरएसएस जो तिरंगा नहीं फहराता था अपने हेडक्वार्टर पे, अगर मोहन भागवत को जाकर वो तिरंगा फहराना पड़ रहा हो, जिस आरएसएस ने कहा था कि ये 3 रंग जो है वो अशुभ होते हैं और उस तिरंगे का अपमान किया था, उसको अगर तिरंगा फहराना पड़ रहा हो, जिस आरएसएस ने कहा था कि ये इसमें कुछ भी जो है हमारा संविधान इसमें कुछ भी स्वदेशी नहीं है, मनुस्मृति लागू होना चाहिए, उसको अगर संविधान की बात करनी पड़ रही हो, बाबा साहब ने कहा था कि जो हिंदू राष्ट्र का बना तो वो सबसे बड़ा खतरा होगा, तो अब उनको बाबा साहब का नाम लेना पड़ रहा हो, तो ये मजबूरियां तो आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं कि उनको लग रहा है कि बाबा साहब की तौहीन करके या संविधान के ऊपर हमले करके आप सीधे सीधे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए आरएसएस के बारे में एक बात और कही जाती है कि जिससे लड़ नहीं पाते उससे दोस्ती कर लेते हैं। तो अभी संविधान से लड़ नहीं पा रहे हैं, बाबा साहब की विचारधारा से लड़ नहीं पा रहे हैं, तो उसके पूजक बनना शुरू कर देते हैं कि पूजा करेंगे और इसी में चुपके से काम कर देंगे। तो ये जो चुपके से काम करने की इनकी कला है, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इससे निश्चिंत बिल्कुल नहीं हो जाना है कि साहब मोहन भागवत बाबा साहब का नाम ले रहे हैं और मोहन भागवत तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं और संविधान के ऊपर खतरा चल गया। ऐसा कतई नहीं है। संविधान के ऊपर खतरे तब तक है जब तक आरएसएस है और भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि इनकी वैचारिक दुश्मनी जो इस संविधान के साथ है, क्योंकि संविधान ने आम आदमी को मत का अधिकार दिया और ये आम आदमी की हर तरीके से खिलाफ है। ये चूंकि इनकी स्थापना जब हुई तब से लेकर अब तक ये पूंजीपतियों के ही एक तरीके से कहा जाए कारिंदे रहे हैं, तो इसलिए इनका संविधान के खिलाफ जो है वो मामला है। लेकिन फिलहाल चूंकि 240 पे लाके इस संविधान ने ही इनको रख दिया, संविधान जब मुद्दा बना तो इसलिए जो है ये विपक्ष के आगे झुकने को मजबूर हुए, लेकिन ये मन से बदल गए हो ऐसा बिल्कुल नहीं है राजीव जी। जी बिल्कुल, मन से कितने बदले हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जयशंकर जी भी बता रहे थे शुरुआत में जब अपनी चर्चा कर रहे थे वो तो कितने कौन कितना बदला है ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये संविधान एक ऐसा मसला है जहां सिर माथे लगाना पड़ता है नरेंद्र मोदी जी को। आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, थोड़ा इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सियासी जो सियासत है नरेंद्र मोदी की और उसमें आज का दिन और उसके आगे दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली के चुनाव को भी हम लोग कई अलग अलग ढंग से देख रहे हैं, कवर कर भी रहे हैं। लेकिन क्या लगता है आपको कि यहां देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाहर हैं, पिछले 5-7 दिन से दिल्ली के चुनाव में नरेंद्र मोदी दिखाई नहीं दिए, क्या वो भी इंतजार कर रहे हैं दिल्ली के चुनाव में राहुल गांधी के पदार्पण का? हालांकि राहुल गांधी कल वहां ऑफिशियली जा रहे हैं, उसकी सूचना आ गई है आधिकारिक तौर पर। राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है कल का, वो आप लोगों के सामने आप लोगों को बता दूं कि 1 बजे राहुल गांधी पहुंच रहे हैं वहां महू में और 1 बजे पब्लिक मीटिंग करेंगे और 3 बजे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब मेमोरियल जाएंगे राहुल गांधी। ये सारी जानकारियां आ गई हैं। 1 बजे पब्लिक मीटिंग को संबोधित करेंगे और 3 बजे राहुल गांधी बाबा साहब अंबेडकर
मेमोरियल महू में जो है वहां जाएंगे। ये यहाँ पर है राहुल गांधी के बारे में जो जानकारी है वो बता रहा हूं। लेकिन क्या इन सब का असर दिल्ली की सियासत पर पड़ते हुए, दिल्ली के चुनाव पर पड़ते हुए देखते हैं क्या प्रेम कुमार जी? देखिए राजीव जी, दिल्ली के चुनाव को आप कई तरीके से कहीं से भी पकड़कर देख सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति का इलाज आप होम्योपैथ से भी करते हैं, एलोपैथ से भी करते हैं, कोई भी पैथी ले लेते हैं उससे चूज करते हैं। खून से भी जांच हो जाती है, पेशाब से भी पता चल जाता है, कुछ बहुत सारे तरीके हैं। तो उसी तरीके से दिल्ली की नब्ज को अगर देखें तो आप नरेंद्र मोदी को भी पकड़ के दिल्ली समझ सकते हैं, अरविंद केजरीवाल को भी पकड़ के समझ सकते हैं, राहुल गांधी के भी इधर समझ सकते हैं, कभी दलित वोट को देख के समझ सकते हैं, मुस्लिम वोट को देख के समझ, तो बहुत तरीके हैं दिल्ली के इस चुनाव को समझने के। और हम जो लगातार देख रहे हैं, हम राहुल गांधी के सेंट्रिक हम इस चुनाव को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा अपना यही तरीका है, राहुल गांधी के जरिए हम समझते हैं कि दिल्ली का चुनाव कैसे दिख रहा है और कैसे बढ़ रहा है। देखिए, राहुल गांधी जब तक दिल्ली के चुनाव में नहीं आए थे तब तक चुनाव में कौन कौन से मुद्दे चल रहे थे, क्या हो रहा था, उस समय आप देख रहे थे बस कोई अरविंद केजरीवाल का मकान दिखा रहा था, शीश महल, कोई राजमहल, दोनों एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे थे, जनता की बात कोई नहीं कर रहा था। यहां तक कि जब कभी भी वो कुछ कामकाज की बात आती थी तो फ्री 20 पर चर्चा हो जाती थी, सही है या गलत है। लेकिन जैसे राहुल गांधी ने एंट्री मारी तो दिल्ली का चुनाव मुद्दों पर आ गया, और मुद्दों पर ही नहीं आया, और एक नरेशन बना कि कांग्रेस पार्टी जो कि बहुत मजबूती के साथ चुनाव मैदान में अपने दमखम के साथ उतरी हुई थी, उसके साथ केंद्रीय नेतृत्व खड़ा है, और वो तमाम बातें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल सकती हैं, मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं, ये सब खारिज हो गई। इसके बाद एक राहुल गांधी के ही इर्द गिर्द थोड़ी सी और बात हुई कि इंडिया गठबंधन जो है वो टूट रहा है, अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं, टीएमसी कुछ बोले, इस तरह से चीजें हुई। लेकिन राहुल गांधी ने बहुत जल्दी उस चीज को भी पटरी पर ला दिया। अखिलेश यादव ने जैसे कहा, उनका मिल्कीपुर वाला चुनाव उनको दिखने लगा कि बिना राहुल गांधी और बिना इंडिया गठबंधन के तो मिल्कीपुर पार लगने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम तो इंडिया गठबंधन में हैं। पहले वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन टूट गया है या लोकसभा चुनाव तक के लिए था, अब कहने लगे इंडिया गठबंधन तो है, और ये जो सबसे मजबूत पार्टी होती है हम उसकी मदद करते हैं, इसीलिए यहां आम आदमी पार्टी की कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ आप देखेंगे, पूरे दिल्ली चुनाव में एक इंडिया गठबंधन का नेता आम आदमी पार्टी के पक्ष में सभा करने नहीं आया, आज तक नहीं आया। क्यों? राहुल गांधी। क्योंकि राहुल गांधी ने साफ संदेश दे दिया कि भाई अगर इंडिया गठबंधन खत्म है तो फिर इसको खत्म ही मान लो, फिर उत्तर प्रदेश में भी नहीं रहेगा और कहीं नहीं रहेगा। ये अंदर खाने की बात है, लेकिन अंदर खाने की बात समझ में आ गई अखिलेश यादव को, और फिर कोई एक नेता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा नहीं हुआ। ये एक तरह से वो पीछे गए। इस बीच में एक ऐसी स्थिति आई कि राहुल गांधी बीमार हो गए। उसके बाद भी लोगों को अवसर मिले ये बोलने के कि कांग्रेस शायद शक्ति से नहीं लड़ रही है। कुछ ऐसे भी सवाल उठे कि राहुल नहीं जा रहे हैं, प्रियंका क्यों नहीं जा रही, मल्लिकार्जुन क्यों नहीं जा रहे, इस तरह की भी बातें हुई। ठीक है, लेकिन जो जा रहे थे सचिन पायलट और दूसरे तमाम नेता, उनको कवरेज नहीं मिल रहे थे, और उनकी सभाओं में जो भीड़ जुट रही थी उसके बारे में बात नहीं हो रही थी। भाई जहां जहां चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो, चाहे राहुल गांधी की वो सभा जो हो करके और राहुल गांधी नहीं पहुंच पाए, उस सभा की भीड़ देखिए तो पता चलता है कि राहुल गांधी कितना बड़ा फैक्टर हो चुके थे। अब जब ताजा खबर ये आ रही है, मैंने भी वो विजुअल देखा है कि राहुल गांधी निकल पड़े हैं मध्य प्रदेश की ओर। ब्लैक वियरिंग है, मैं पहचान नहीं पा रहा था वो टी शर्ट है कि टी शर्ट से अलग कुछ वियरिंग है, लेकिन काले परिधान में वो रवाना हो चुके हैं मध्य प्रदेश के लिए। फिर जयराम रमेश जी का भी ट्वीट 1 घंटा पहले का है कि कल मऊ में राहुल गांधी जा रहे हैं। तो इससे एक बात तो साफ हो गई कि वो स्वस्थ हो गए हैं। अब अगर राहुल गांधी
स्किप करते हैं दिल्ली का चुनाव, तब तो जरूर लोग कहेंगे। लेकिन स्किपिंग तो छोड़िए, प्रोग्राम सामने आ चुका है। राहुल गांधी 28 को भी सभा करने जा रहे हैं, 29 को करने जा रहे हैं, 30 को करने जा रहे हैं, 30 को एक और संविधान सम्मेलन दिल्ली में होने वाला है। इसके अलावा प्रियंका गांधी का भी चुनावी कार्यक्रम मेरे पास तो नहीं है, लेकिन वो बन चुका है, इतनी सूचना है। तो ये जो चीजें हुई हैं, ये चीजें सभी दलों को कैसे हैरान और परेशान कर रही है, उसका सिम्टम्स भी देख लीजिए। बहुत संक्षेप में ही अब बोलूंगा, लेकिन आप ये समझिए, आज इनको अरविंद केजरीवाल की प्रेस मीटिंग सुन रहा था, उनकी भाषा बदल गई। अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे हैं वही भाषा बोल रहे हैं जो राहुल गांधी बोल रहे हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि ये चुनाव जो है, एक तरफ अडानी अंबानी और दूसरी तरफ गरीबों के लिए बोलने वाले लोग, एक तरफ अमीरों के लिए काम करने वाले, और इस तरह से यही भाषा अरविंद केजरीवाल ने भी स्वीकार कर ली। ये राहुल इंपैक्ट है, राहुल इंपैक्ट ऑन दिल्ली इलेक्शन। ये अरविंद केजरीवाल की भाषा वही हो गई जो राहुल गांधी की है। यानी उनको लगने लगा है कि सियासत का जो अब तक वो सियासत कर रहे थे, उस सियासत पर जो अविश्वास पैदा हो रहा था, जो तरह तरह की बातें हो रही थी, उससे बचने का एकमात्र तरीका, वे ऑफ पॉलिटिक्स जो राहुल गांधी कर रहे हैं वही है कि बीजेपी को एक्सपोज करो और हम उसके साथ अपने आप हमारी कमियां दूर हो जाएंगी। ये उन्होंने ये अरविंद केजरीवाल ने रास्ता चुना है। ये इंपैक्ट दिख रहा है। एक इंपैक्ट आप ये भी देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भी आउट ऑफ सीन है। इसकी जो बात है, आपको हमने कुछ दिन पहले एक सर्वे पर भी हमने चर्चा की थी, उसमें भी जो हमने मोटे तौर पर आंकड़े देखे, बीजेपी 32-33% से आगे नहीं बढ़ पा रही है, चुनाव में नहीं बढ़ पा रही है। तमाम हथकंडे, आज तक एक नैरेटिव बीजेपी खड़ा नहीं कर सकी है अरविंद केजरीवाल की सरकार की जगह बीजेपी को क्यों लाना चाहिए। जब आप यही नैरेटिव नहीं खड़ा कर पाए हैं कि बीजेपी को क्यों लाना चाहिए, तो जनता बीजेपी को क्यों लाएगी। एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी बेटर नैरेटिव देकर के खड़ी है कि हम शीला दीक्षित का कार्यकाल वापस लाना चाहते हैं, झूठ की सरकार हटाना चाहते हैं और एक भ्रष्टाचार की सरकार हटाना चाहते हैं। कांग्रेस के पास नैरेटिव है, तो नैरेटिव कांग्रेस के पास है। राहुल गांधी से डर अरविंद केजरीवाल रहे हैं, और इसका इंपैक्ट यह हो रहा है कि बीजेपी अब वहां पहुंच गई है कि चलो हम जीते ना जीते, आम आदमी पार्टी को जिताओ, कांग्रेस को लाने से रोको, वहां पर पहुंच गई है। और आप देखिए, झूठे हमले कराए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर, खरोंच तक नहीं आ रही है लेकिन सिंपैथी उनको दिया जा रहा है। हमलावर बीजेपी के लोग हैं, उनकी सिक्योरिटी हटवाई जा रही है, जबकि इससे भी जो सिंपैथी है अरविंद केजरीवाल के लिए पैदा हो। ये सारी चीजें बीजेपी इसलिए कर रही है कि कांग्रेस के उभार को रोकना उनके लिए जरूरी है, और कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी। तो राहुल गांधी के इंपैक्ट के इर्द गिर्द, राहुल गांधी की सियासत के इर्द गिर्द जब हम पूरे चुनाव का विश्लेषण करते हैं, तो हमें लगता है कि राहुल गांधी चुनाव मैदान में भाषण दें तब भी वो मैदान में है, बीमार रहे तब भी हर दिन चर्चा में है, और आने वाले हैं बोल करके भी चर्चा में है। बोलिए कौन सा ऐसा दिन बीता, कौन सा ऐसा घंटा बीता, कौन सा ऐसा क्षण बीता जब राहुल गांधी दिल्ली के चुनाव से बाहर रहे। बस यही उत्तर है राजीव जी, यही उत्तर है। जी 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 प्रेम कुमार जी, जरा प्रशांत टंडन जी क्या कहेंगे आप? प्रशांत जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन हेमंत जी एक छोटा कमेंट आपसे इसी पे। प्रशांत जी आ गए हैं। प्रशांत जी क्या कहेंगे इस पे, जो बात अभी बता रहे हैं प्रेम कुमार जी, और राहुल गांधी चूंकि कल महू जा रहे हैं, उनका आधिकारिक जो सूचना आ गई है कि 1 बजे वो पब्लिक मीटिंग को संबोधित करेंगे, पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे, और 3 बजे महू में ही जो मेमोरियल है बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर, वहां जाएंगे। और ये आधिकारिक सूचना, लेकिन उसके साथ साथ अगर इम्पैक्ट दिल्ली चुनाव पे देखा जाए तो क्या देखते हैं आप? देखिए, दिल्ली चुनाव में पहले तो बीजेपी की बात कर लें। बीजेपी का चुनाव की स्ट्रेटजी शुरू से क्लियर नहीं रही। अब पहला उन्होंने शुरुआत की कि नफरत की राजनीति पे चुनाव दिल्ली का लड़ा जाए। वो योगी आदित्यनाथ को उन्होंने लगाया, उन्होंने बिदूड़ी से नफरती बयान दिलवाए, उन्होंने नफरत वाले लोगों को टिकट दिए, ये सब हुआ।
लेकिन अगर पिछले 2 दिन की आप देखेंगे जो अमित शाह की रैली वहां दिल्ली में हुई है, उसमें वो अब बात कर रहे हैं कि हम कोई डेवलपमेंट वाले जो काम दिल्ली में हुए हैं उसको हम वापस नहीं करेंगे। अब वो नफरत की राजनीति से वो हट रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको कोई फीडबैक नहीं मिला। दूसरा कि बीजेपी की नफरत की राजनीति फलती फूलती तभी है जब उसको विपक्ष जवाब देता है। कांग्रेस ने ये काम करना बंद कर दिया, तो इसलिए उनको मुझे लगता है कि उन्होंने विड्रॉ किया है। दूसरा कि बीजेपी के अंदर एक कंफ्यूजन है दिल्ली में कि कौन गाइड कर रहा है, कौन पीछे से, क्योंकि नड्डा जी अपने मंत्रालय में बिजी हैं और बाकी दिल्ली में कोई प्रचार को लेकर, कैंडिडेट को लेकर, रणनीति को लेकर कोई कॉल लेने वाला दिल्ली में बीजेपी का है नहीं इस वक्त। बड़े आश्चर्य की बात है कि बीजेपी जिसकी कि चुनाव की मशीनरी बड़ी स्ट्रांग है, वहां पे इतना कंफ्यूजन दिखाई देता है। मुझे लगता है कि बीजेपी के अंदर एक जिसको कहें कि ऊहापोह की स्थिति है। बीजेपी के अंदर एक कंफ्यूजन है कि दिल्ली में सरकार बनानी है या नहीं बनानी है। अगर आप पिछले 3-4 चुनाव को दिल्ली के देखेंगे तो इस चुनाव में बीजेपी की स्थिति सबसे बेहतर है। अगर वो जोर लगाएंगे तो सरकार बनाने के करीब पहुंच सकते हैं। बड़ी चुनौती इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती दे रहे हैं। 2015 में, 2020 में, 2013 में बीजेपी वैसी स्थिति में नहीं थी। या प्याज के मामले में जब से सरकार से बाहर हुई है, महंगाई के मामले पे, तब से बीजेपी दिल्ली के चुनाव में ऐसी स्थिति में नहीं थी जितनी बेहतर स्थिति में आज है। लेकिन वो कंफ्यूजन से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के अंदर अभी स्पष्ट नहीं है अंदर के तौर पे कि उनको वाकई चुनाव गंभीरता से लड़ना है या नहीं लड़ना है जी। तो जब राहुल गांधी या कांग्रेस का प्रचार यहाँ पे आखिरी सप्ताह में होगा तो फिर एक लगने लगेगा कि किस तरफ चुनाव जा रहा है, चुनाव का नैरेटिव क्या, जो प्रेम कुमार जी कह रहे थे। निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने नैरेटिव बदला है, लेकिन बीजेपी की तरफ मैं बहुत गौर से देख रहा हूं कि बीजेपी क्या सरकार बनाना चाहती है या वो वॉकओवर देना चाहती है। बीजेपी के अंदर एक थॉट ये जरूर है कि अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे तो आगे चलकर कांग्रेस को फायदा होगा इस बात से। अब बीजेपी इसी को उधेड़-बुन में है कि उसका क्या किया जाए, चुनाव ताकत से लड़ा जाए या वॉकओवर दिया जाए। जी बिल्कुल, बीजेपी उधेड़-बुन में है, लेकिन इधर कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस में भी राहुल गांधी, जिनको लेकर लगातार चर्चा, और दिल्ली में चूंकि वो 3 उनकी सभाएं कैंसिल हो गई, लेकिन कल की उनकी सभा जो महू में है वहां से एक संदेश क्या यहां दिल्ली तक आएगा? जरा हेमंत जी आपके जरिए समझना चाहता हूं। जी राजीव जी, महू से दिल्ली के लिए तो कोई संदेश नहीं आएगा, लेकिन ये दिल्ली का जो चुनाव है मुझे लगता है कि अभी भी वहां पर आम आदमी पार्टी को ही एक तरह से ये दिख रहा है, क्योंकि उसकी वजह जो साफ मुझे दिख रही है कि जो अभी प्रशांत जी जो कह रहे थे कि बीजेपी इस चुनाव को कितना मजबूती से लड़ना चाह रही है, तो ये भी साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी को मुझे लगता है कि मैटर्ड है पूरे इसको लेकर के, दिल्ली के चुनाव को लेकर के, उसकी लीडरशिप के भीतर भी। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि क्या दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी को रिप्लेस करके बीजेपी को सत्ता सौंपने को तैयार है? कोई ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से बीजेपी को दे दिया जाए? तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। जो तीसरा प्लेयर जो वहां कांग्रेस है, उसकी चुनौती थी कि कांग्रेस कितना मजबूती से वहां पर ये इस चुनाव को लड़ती। अब ये एक संयोग है कि राहुल गांधी की जो सभाएं होनी थी वो सभाएं नहीं हो पाई वो उनकी बीमारी की वजह से। लेकिन इसका परसेप्शन एक गलत जाता है चुनाव में। एक उसका इस तरह का जब लगातार इस तरह चुनावी सभाएं अगर कैंसिल होती है किसी बड़े स्टार प्रचारक की, तो इसका संदेश गलत जाता है। तो अभी तो मुझे लगता है कि शायद ये अब कमबैक करने के लिए तो राहुल गांधी को दिल्ली के मैदान में ही आना पड़ेगा। उससे कितना संदेश दे पाएंगे ये मुझे
नहीं लगता है वो देश राष्ट्रीय स्तर का कोई बात करे वहां पर। लेकिन दिल्ली को अपने पक्ष में करने के लिए या दिल्ली में अपनी उपस्थिति मजबूत ढंग से दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी को दिल्ली के मैदान में ही उतरना होगा। एक बात मैं दूसरे पक्ष पर आता हूं, क्योंकि आपने इसमें एक संविधान का सवाल भी जुड़ा हुआ है। अभी एक खबर पर आप लोगों की नजर गई होगी, जो मेरठ से सांसद महोदय है अरुण गोविल साहब, वो जब गए वहां तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाने के लिए तो देश भर में रामचरितमानस की 11 लाख प्रतियां बांटने की बात उन्होंने की। अब ये मैं इस प्रसंग की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये किस लेवल पर जाकर के इनके लोग ऑपरेट करते हैं। आपको मैंडेट रामचरितमानस और कुरान बांटने के लिए नहीं मिला हुआ है, लेकिन आपको संविधान का मजाक बनाना है, क्योंकि अगर राम मंदिर निर्माण की कोर्ट ने अनुमति दी तो सबको पता है कि कोर्ट ने क्या कहा था। कोर्ट ने तो बाबरी विध्वंस को ही गलत बताया, एक आपराधिकृत बताया था। दूसरे की वहां इसको भावनाओं के आधार पर लिया गया फैसला कहा गया। इसको आदरणीय जज साहब ने भी तो कहा ही कि हमने फैसला लिखने से पहले हम भगवान की शरण में गए थे। जी। तो हमारे कहने का मकसद ये है कि ये जो चुनौती है संविधान को लेकर के और चुनावों के नतीजों को लेकर के, दोनों चीजों को अगर हम लोग देखें तो आप चुनाव तो आता जाता रहता है चुनाव, लेकिन जिस दिशा में ये ले जाना चाहता है संघ परिवार पूरे देश को, उसमें तो हर रोज देश हारता हुआ दिखाई देता है। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हर रोज ऐसे में देश हारता हुआ दिखेगा भी, क्योंकि जब आप संविधान के बाहर जाकर बात करने या देश चलाने की कोशिश करेंगे तो ये साफ दिखाई देता है। जयशंकर जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखते हैं आप कल की सभा का इम्पैक्ट कितना पड़ता हुआ देश की सियासत पर, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, महू को लेकर कांग्रेस बहुत ज्यादा उत्साहित भी है और इस सभा का आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, महू के इम्पैक्ट को भी, और वहां से राहुल गांधी के एक नए ऐसी रैली, क्योंकि ऐसी रैली में पहली बार राहुल गांधी, जहां से इससे पहले बेलगावी में राहुल गांधी नहीं पहुंच पाए तबीयत खराब के कारण, उसके बाद दिल्ली की 3 रैलियों को राहुल गांधी को कैंसिल करना पड़ा तबीयत खराब होने के कारण, लेकिन अब ये पक्का हो चुका है कि कल राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। जैसा प्रेम कुमार जी भी बता रहे थे कि वो एक ब्लैक लिबास में यहां से निकल चुके हैं, काले लिबास में। कैसे देखा जाए देश की सियासत पर कांग्रेस पार्टी के जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली का असर? देखिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक ट्रांसफॉर्मेशन के युग से गुजर रही है, के दौर से गुजर रही है। राहुल गांधी कांग्रेस को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर ले जाने के लिए प्रयासरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वही है कि उनका संगठन, उनका जो उनके साथ चलने वाले लोग हैं, वो लोग किस हद तक उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, एक बड़ी चीज है। अब महू में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के जन्म स्थान से जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, अगर कांग्रेस एकजुट चेहरा कांग्रेस का दिखाई देता है, क्योंकि कांग्रेस जितनी बुरी हालत में मध्य प्रदेश में पहुंच गई है, उसके बावजूद उसके आपसी गुटबाजी जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। नेता अलग अलग शोरूम में बोलते हैं, कमलनाथ जी कब तक कांग्रेस में है, कब भाजपा में जाएंगे या कब नहीं जाएंगे, उनके बीच बीच में बातें चलती रहती हैं। तो इन सब के बीच अगर कोई एकजुटता का संदेश देते हैं, बाबा साहब के विचारों के साथ आगे बढ़ने और उसके साथ गांधी के विचारों का तारतम्य बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर लेकर के भाजपा और संघ के लोग भी कांग्रेस पर भी आक्रामक रहे हैं कि कांग्रेस ने जो है वो बाबा साहब को की उपेक्षा की, उनके विचारों को तवज्जो नहीं दी, उनके चुनाव हरवाया और क्या क्या सब किया। हालांकि इसमें आधी से अधिक बातें फर्जी हैं, उसका कोई तथ्य नहीं है, या अगर थोड़ा बहुत है भी तो भी अधूरा सच, मतलब आधा आधा काट गई। लोग तो उसके बड़े उस्ताद लोग हैं ना कि कहाँ जोड़ के कहाँ से जोड़ के फोड़ के बनाएंगे। तो लेकिन कांग्रेस ने पिछले दशकों में उसका उस ढंग से जवाब नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस बहुत मजबूत होती थी, सरकारें चलाती थी और लगता था कि कभी हमारी सरकार जाएगी ही नहीं जाएगी। तो इसलिए जो काउंटर करना चाहिए था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जनसंघ या भाजपा का, उस लेवल तक का काउंटर कभी उस ढंग से किया नहीं। अब राहुल गांधी ने उसको जोड़ करके गांधी, अंबेडकर और कांग्रेस
इसको जोड़ करके जो आगे बढ़ने की कोशिश की है, इससे मेरे ख्याल से बहुत सारी धुंध छटेगी और एक नया मैसेज जाएगा। और नए लोग जो देखिए आज की तारीख में जो दलित समाज है, आदिवासी समाज है, वंचित समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, वो अपने नेतृत्वों से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसको एक फिर से कांग्रेस के रूप में कोई एक नया नेतृत्व, कोई उस ढंग का कोई चाहिए जो उसको लेकर के आगे बढ़ सके, जो उसकी बात को कर सके। और ये काम राहुल गांधी बखूबी कर रहे हैं। दलित चौराहे पे खड़ा हुआ है। आज देखिए मायावती की राजनीति एक तरह से खत्म सी हो गई है। चंद्रशेखर आजाद अपने कुछ कुछ इलाकों में थोड़ा बहुत सक्रिय है नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पे अगर राष्ट्रीय राजनीतिक दल के तौर पे अगर राहुल गांधी इस बात को बढ़ा रहे हैं तो एक है वो काफी कारगर हो गया। मुझे लगता है कि महू से एक संदेश देने की कोशिश भी कांग्रेस के लोग, खड़गे साहब हैं या राहुल जी हैं या प्रियंका गांधी हैं, तो वहां से एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। हो सकता अब उसका असर दिल्ली के चुनाव में कितना पड़ने वाला है ये तो थोड़ा सा कहना मुश्किल है। देखिए कांग्रेस जिस मजबूती के साथ आज चुनाव लड़ रही है दिल्ली में, ये काम अगर इन्होंने 5 साल पहले से शुरू कर दिया होता तो शायद आज सिनारियो कुछ और होता। क्योंकि आज नेता तो बहुत दिखाई देते हैं कांग्रेस में, लेकिन संगठन नहीं दिखाई देता या उस ढंग से उनकी कोई प्रेजेंस नहीं दिखाई देती। भाई अब 2 चुनाव में आप 0 पे रह गए, दोनों विधानसभा के चुनाव पर 0 में रह गए, और उसके बाद भी आपका संगठन आज भी 0 में अध्यक्ष है कि नहीं है, प्रदेश कार्यकारिणी पूरी तरह से काम कर रही है कि नहीं है रही है। और बीजेपी को इतनी आसानी से सतही आकलन से खारिज करना मेरे ख्याल से गलत होगा। बीजेपी के लोग अंदर खाने बहुत सक्रियता के साथ जुटे हुए हैं। उनका पूरा आरएसएस का तंत्र जो है वो लगा हुआ है, वो बूथ लेवल तक का। हालांकि उनके पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख पिछले चुनाव में तो गायब भी उड़ी गए थे हवा में, लेकिन इस बार उन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ, हम जो तैयारियां देख रहे हैं अपने इलाके में देख रहे हैं और जगहों पे भी देख रहे हैं, उससे लग रहा है कि इस बार वो किसी भी कीमत पर दिल्ली को जीतना चाहेंगे। और केजरीवाल को जिताएं ना जिताएं वो सब उनकी ऐसी बात नहीं है। अब उनकी तो उम्मीद यही है कि कांग्रेस को कुछ ज्यादा वोट मिले ताकि केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी का घटे, कुछ उसका जनाधार कुछ घटे। क्योंकि बहुत सारा जनाधार ऐसा है जो कांग्रेस का है, वही अरविंद केजरीवाल के साथ भी है। हालांकि उसमें नाराजगी का भाव है। पिछले कुछ वर्षों में जिस ढंग से अरविंद केजरीवाल ने, चाहे दिल्ली के दंगे हों, चाहे वो सीएए के विरोधी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जो आंदोलन चल रहा था उसमें है, उनकी जो भूमिका रही है उसको लेकर के वो लोग बहुत खुश नहीं है। दलित समाज में भी उतना नहीं है। लेकिन ये दोनों तबके जो हैं भाजपा की हार सुनिश्चित करने के लिए जो मजबूत होगा, मुझे लगता है कि उसको साथ देंगे वो लोग। अब उसमें कितना वो सफल होते हैं, कितना विभाजन होता है, लेकिन मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हरियाणा या महाराष्ट्र हारते हारते जीत गई थी, चाहे वो चुनाव आयोग की भूमिका रही हो या न रही हो, उसकी बात हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन अगर ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस पे रहेंगे तो आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग जमीनी स्तर पे काफी काम कर रहे हैं। चाहे वो अफवाह तंत्र हो, चाहे धार्मिक, हर अपार्टमेंट पे आप देखिए एक मंदिर खड़े हुए हैं। उन मंदिरों से जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है अपने आप में बड़ी चीज है। हेमंत जो कह रहे थे वो है, रामचरितमानस की बात हो, जितने तीज त्योहार होंगे उसमें उनकी सक्रियता बढ़ी है और संसाधनों की उनके पास कोई कमी नहीं है। मीडिया उनके साथ खड़ा है, कारपोरेट उनके साथ खड़ा है, संघ के स्वयंसेवक प्रचारक उनके साथ खड़े हैं। तो हालांकि इसके बावजूद वो 2 चुनाव हारे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी, चूंकि अब 2 दिन नहीं गए वो चुनाव प्रचार में, तो एक मैसेज तो यही गया कि साहब लगता है कि उनका कुछ ना कुछ अंदरूनी पैक्ट हो गया है या क्या हो गया है, वो क्यों बीमार पड़ गए। ऐसे तो आमतौर पे बीमार नहीं पड़ते हैं। और 2 दिन बाद ही अगर वो महू जा रहे हैं तो ये इस और थोड़ा सा मिलेगा कि साहब 2 दिन यहाँ चुनाव प्रचार में नहीं गए, अचानक ठीक हो गए और महू पहुंच गए। तो इसको लेकर के भी तमाम तरह की बातें उड़ाई जाएंगी, चलेंगी दिल्ली के चुनाव में, और वो कितनी प्रभावित कर पाती हैं ये देखने वाली बात है। अब राहुल गांधी जब लौट के आएंगे और अगर कोई आक्रामक चुनाव अभियान चलाते हैं कांग्रेस के पक्ष में, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी भी 1.5-2 दर्जन सीटों पे तो काफी मजबूती से लड़ते हुए दिखाई भी दे रही है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अब वो नतीजों में कितना फलित होगा ये बिल्कुल हाँ
8 फरवरी को ही पता लग पाएगा। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कितना नतीजों में तब्दील होगा, फलित होगा, वो 8 फरवरी को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले 5 फरवरी को वोटिंग है और 3 फरवरी तक प्रचार है दिल्ली में। और क्या अब महू से आने के बाद यानी 27 तारीख को महू से जब लौटेंगे राहुल गांधी, तो 28 का, जैसा प्रेम कुमार जी बता रहे हैं कि ऑलरेडी राहुल गांधी की कुछ आने वाले दिनों में सभाओं का ऑलरेडी जो डाटा है, ब्यौरा है, वो आ चुका है। देखते हैं कि राहुल गांधी कितनी मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ दिल्ली के चुनाव में कूदते हैं और कांग्रेस पार्टी कितनी इस चुनौती का सामना करती है जो सामने बीजेपी और आम आदमी पार्टी से उसको मिल रही है। तो ये सब कुछ इधर दिल्ली में, लेकिन दिल्ली के अलावा देश की सियासत में संविधान सबसे बड़ा मामला, मसला, और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा यहां गंभीर नजर आती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जय बापू, जय भीम, जय संविधान के नाम पर अब सीरीज ऑफ रैली कर रही है, अलग अलग शहरों में करने जा रही है, जिसकी शुरुआत बेलगावी से हो चुकी है। उसके बाद ये दूसरी रैली महू में, इंदौर के पास महू, 40 किलोमीटर की दूरी, वहां से हमारे साथी जुड़े थे। कल इसका रैली का पूरा फुल कवरेज, लाइव कवरेज, हमारी टीम वहां है, लाइव कवरेज हम आप तक पहुंचाएंगे कि क्या कुछ चल रहा है वहां से, और उसके अलावा भी बहुत कुछ आप तक हम पहुंचाएंगे। आज इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जयशंकर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हेमंत कुमार जी, प्रेम कुमार जी, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने रहे, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।